प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। पूर्व में हम 8, 9, 10 और 11 8, 9, 10 और 11 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उनको हमने लिखने से नहीं, उनको आपको याद भी करना, उसका रिवीजन भी करते रहना है। आज हम अध्याय 12 मानव संसाधन पढ़ेंगे और पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट का नाम क्या है? मानव संसाधन। तो संसाधन अलग है और मानव संसाधन अलग है। संसाधन तो कौन से? संसाधन किसे कहते हैं? यानी प्रकृति में मौजूद वो सभी पदार्थ मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। जैसे पेड़ पौधे हमारे जीवन में काम आते नहीं आते? क्या आते हैं ना, तो वो क्या हो गए? संसाधन। जैसे खनिज हैं, जमीन में लोहा है, तांबा है, या कोई खनिज है, धात्विक अधात्विक, सभी हमारे जीवन में काम आते हैं ना, तो वो क्या हो गए? संसाधन। जैसे पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, जितने भी हैं जो हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं, काम आते हैं, सब संसाधन है। अब इसमें मानव संसाधन है, तो मानव भी एक संसाधन है। अब ज़्यादा जनसंख्या किसी देश के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी तो उसको खाने के लिए अनाज की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी ना। उसके लिए शिक्षा के ऊपर भी अधिक खर्च करना पड़ेगा, चिकित्सा, रहन सहन, खान पान, हर चीज़ के ऊपर। जनसंख्या जितनी बड़ी होगी तो समस्याएं भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि मानव एक संसाधन है, मानव को हम संसाधन बना सकते हैं। किस प्रकार? शिक्षा के द्वारा। अगर मान लो कोई देश में व्यक्ति कम पढ़े लिखे, उनकी साक्षरता कम है, तो वो देश के नागरिक देश के ऊपर ही बोझ बन जाएंगे। जैसे मैं एक परिवार का उदाहरण ले, एक परिवार होता है, तो परिवार में मान लो 5 सदस्य हैं, तो उसमें मान लो 4 सदस्य अनपढ़ हैं, तो अनपढ़ ज़्यादा कुछ विशेष काम नहीं कर सकता ना। और वो अपनी आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर रहेगी, तो वो कमज़ोर, तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी क्या रहेगी? कमज़ोर रहेगी। तो वो व्यक्ति परिवार के ऊपर बोझ हो होता है ना। तो उसी प्रकार देश की जनसंख्या, तो देश कितना बड़ा होता है, तो वो अगर अनपढ़ हैं, साक्षर नहीं है, या उनके पास कोई कौशल नहीं है, स्किल जिसको हम बोलते हैं, तो वो देश के ऊपर बोझ होगा ना। तो अगर उसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा दिया जाए, या उसको ये नहीं सरकारी नौकरी मिले, पढ़ने वाला ये नहीं, वो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो वो देश के लिए वो खुद कमाएगा, तो आय बढ़ेगी, तो राष्ट्र देश की आय में जुड़ेगा ना। और दूसरा, उसको कोई प्रशिक्षण दे दें, जैसे अभी प्रधानमंत्री कौशल योजना चल रही है ना, PMKY है ना, ऐसा। तो इसमें जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो व्यक्ति, उनको सबको स्किल होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। पे कोई आदमी सिलाई सीख रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई स्वरोजगार के लिए और कोई काम कर रहा है, हस्तशिल्प का काम कर रहा है, या कोई मैकेनिक बन रहा है, समझो ना। तो आदमी कोई ना कोई अपना काम करेगा, तो वो एक उसमें एक स्किल हो गया। जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन वो ये थोड़ी है कि वो मैकेनिक का काम कर सकता है, नहीं कर सकता ना। अगर वो कम पढ़ा लिखा भी है, मान लो कोई 10वीं पास है, तो वो आगे नहीं बढ़ा, तो किसी विशेष रूप में पारंगत हो गया। जैसे मान लो मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन गया, तो चाहे कितने पढ़ा लिखा हो, तो वो 10वीं फेल है, लेकिन ये 10वीं पास, आगे नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसके पास कौशल है, तो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, या उसके पास विशेष हुनर हो गया, तो वो परिवार के ऊपर बोझ नहीं होगा और अपने देश के ऊपर भी बोझ नहीं होगा, समझ हो ना। तो इस प्रकार मानव को भी हम शिक्षा द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, या उसको विशेष कौशल देकर हम क्या कर सकते हैं? उनको संसाधन बना सकते हैं। तो संसाधन अगर, तो वो न तो परिवार के ऊपर बोझ होगा और न ही राष्ट्र के ऊपर। ठीक है, तो मानव संसाधन, तो इसमें देखो पहले संसाधन की परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसमें लिखिए संसाधन, लिखिए आप। संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति में, प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति से, ऐसा लिखें, प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं, प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं,
प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण से जैसे मिट्टी, वनस्पति, मिट्टी, वनस्पति, खनिज आदि, खनिज आदि। तो ये तो किसकी परिभाषा हो गई? संसाधन की। किसकी? संसाधन पूछे तो, ठीक है, तो ये संसाधन हो गया। अब एक लाइन छोड़ के अगली हेडिंग डालें, मानव संसाधन। क्या डालेंगे? मानव संसाधन, यानी मनुष्य भी ये क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। तो देखो इसमें लिखे पहले, मनुष्य स्वयं यानी खुद ही, मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, यानी मनुष्य भी क्या है? संसाधन है। जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति, खनिज, ये सब संसाधन, तो मनुष्य भी क्या है? संसाधन है। तो इसमें देखो आगे लिखो, मनुष्य में, अगली लाइन से, मनुष्य में शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास, यानी उसके शरीर का और मानसिक शक्ति का विकास, यानी बौद्धिक शक्ति से होता है। तो मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, किसे करेंगे? शिक्षा से। शिक्षा, फिर कोमा लगाएं, तकनीक, शिक्षा, तकनीक एवं कौशल की सहायता से होता है। शिक्षा, तकनीक व कौशल की सहायता से होता है। कौशल यानी स्किल, SKILL, स्किल यानी कौशल, यानी किसी कार्य में पारंगत होना, किसी कार्य में पारंगत होना। जैसे मान लो किसी को सिलाई करना सीख लिया, तो सिलाई हर आदमी थोड़ी कर सकता है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वो एक कौशल है, तो उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। किसकी? प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। जैसे हमें मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती है, साइकिल चलाना नहीं आती, तो उसके लिए थोड़ी सोच है, साइकिल चलाना थोड़ी आ जाएगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। ऐसे होता है ना, उसको बोलते हैं स्किल। फिर वो ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण लेने के बाद एक ही काम को वो बार बार करेगा, तो उसमें क्या हो गया? वो प्रवीण हो गया, दक्ष हो गया। जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर मन से थोड़ी बन गया, तो उसके लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर वो प्रैक्टिकल करता है। जैसे मेडिकल कॉलेज में वो प्रैक्टिकल करेगा, मरीजों के ऊपर कौन सी दवा देनी है, टीका कैसे लगता है, क्या करना है, तो वो बार बार वो प्रैक्टिस करेगा, तो उस काम में वो क्या हो जाएगा? पारंगत हो जाएगा ना। तो शिक्षा और कौशल की आवश्यकता होती है। आगे इसमें लिखे, इन सब की सहायता से मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के योग्य बन जाता है। मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के योग्य बन जाता है, यानी नई वस्तुओं का निर्माण करने के योग्य बन जाता है। तो एक इसमें लिखेंगे हम मानव संसाधन में। अगली लाइन लिखिए। अब ऐसे मुझे मानव संसाधन क्या है? तो मानव संसाधन वह अवधारणा है, अगली लाइन शुरू से लिखेंगे, अगला पॉइंट, मानव संसाधन वह अवधारणा है। मानव संसाधन वह अवधारणा है। तो वह अवधारणा के नीचे लाइन खींचेंगे, तो मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो ये लाइन लिखेंगे आप ना, मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व यानी जिम्मेदारी, दायित्व से अधिक परिसंपत्ति, छोटा आएगा, परिसंपत्ति के रूप में देखती है,
तो मानव संसाधन के जैसे आप क्या समझते हैं, तो आपको उत्तर क्या लिखना है, पहले ये लिखना है मानव संसाधन एक अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। अगली लाइन में लिखें मानव जनसंख्या को, अभी जो ऊपर पढ़ा वो वापस आ जाएगा, मानव जनसंख्या को शिक्षा, चिकित्सा, मानव जनसंख्या को शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण व अन्य सेवाओं में निवेश किया जा सकता है। अन्य सेवाओं में निवेश किया जा सकता है, यानी उसको ट्रेनिंग देकर उसको निवेश किया जा सकता है। इस निवेश के द्वारा मानव यानी मनुष्य ना, इस निवेश के द्वारा मनुष्य, सब लिख सकते हैं मनुष्य या मानव, एक ही बात है ना, मानव संसाधन में परिवर्तित हो जाता है। मानव संसाधन में परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है। मानव संसाधन में परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है। तो इसमें देखो शिक्षा के माध्यम से, अब देखो इससे आपसे पूछ लें कि मानव को संसाधन कैसे बनाएंगे, शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। वो पढ़ा लिखा वो संसाधन थोड़ी होगा, वो खुद बोझ हो जाएगा अनपढ़ है, या उसको कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई भी इसके जैसे सिलाई करना भी है, क्या है, प्रशिक्षण है। या किसी प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है हिंदी में? ट्रेनिंग जिसको अंग्रेजी में ट्रेनिंग बोलते हैं, तो ट्रेनिंग को क्या कहेंगे हम हिंदी में? प्रशिक्षण है। तो प्रशिक्षण में क्या होता है, हमें एक ही एक काम को बार बार सिखाया जाता है, तो उस काम को हम करने में क्या हो जाते हैं? दक्ष हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, तो उस कार्य में हम कुशल हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा और स्वास्थ्य के द्वारा। स्वास्थ्य मतलब है इलाज होता है, यानी किसी रोग से मुक्त होना करने का मतलब, ठीक है। जैसे मतलब कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, तो क्या वो संसाधन बन सकता है? क्या नहीं बन सकता, यानी वो उल्टा घर वालों पे या देश के ऊपर बोझ हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो बीमारी से ग्रसित है तो वो कमा नहीं सकता, उनका स्वास्थ्य खराब है तो कमा भी नहीं सकता, उल्टा क्या करना पड़ेगा? घर वालों को उनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो स्वास्थ्य का जरूरी है। अगर आदमी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या है? स्वस्थ है। पहला काम यही है कि वो स्वस्थ हो, उसके बाद वो सारे काम बाकी के कर सकते हैं, है ना। अगर वो खुद ही बीमार है तो क्या वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वो खुद ही बीमार है तो क्या वो किसी काम की ट्रेनिंग ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण आदि के द्वारा मानव को संसाधन के रूप में बदला जा सकता है। किसी जैसे भारत एक विशाल देश है, दुनिया में दूसरे नंबर का देश है, तो उसको हम वो एक जनसंख्या ज़्यादा है, तो जनसंख्या ज़्यादा होने के दुष्परिणाम भी होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करें? एक तो जनसंख्या नियंत्रण करें, दूसरा जो जनसंख्या वर्तमान में है उनको हम क्या करें? संसाधन में बदलें। किस में बदलें? संसाधन में बदलें। उसके लिए उसको शिक्षित से, पहले भारत में लोग कम पढ़े लिखे थे, अब 2011 के आंकड़ों में भारत में 74.4% जनसंख्या शिक्षित हो गई। मतलब 100 में से 74 आदमी पढ़े लिखे हैं भारत में, समझ हो ना। तो 2021 में जनगणना होगी तो और भी 80 से ऊपर चला जाएगा। अभी एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में कोई अनपढ़ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे वो संसाधन बन जाएगा। तो हम पुराने व्यक्तियों को देखें और आज के व्यक्ति में देखें तो कितना अंतर हो गया। तो वो शिक्षा का फर्क है ना। तो ये हो गया इसमें मानव संसाधन। अब जो संसाधन कैसे हैं, अब आगे देखो, अगली लाइन में लिखें जैसे, अगली लाइन शुरू से लिखेंगे, जैसे उदाहरण दिए इसमें, कोयला एक चट्टान का टुकड़ा ही था। जैसे कोयला एक चट्टान का टुकड़ा ही था, जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार कर उसे संसाधन नहीं
नहीं बना, तकनीक का उपयोग कर संसाधन नहीं बनाया, संसाधन नहीं बनाया। अब देखो इसको समझें, कैसे समझेंगे? जैसे मैंने क्या कहा, कोयला यानी खनिज है कि नहीं, तो कोयले का उदाहरण और भी ले सकते हैं आप, पेट्रोलियम का भी ले सकते हैं, पेट्रोलियम भी खनिज है, लोहा है, तांबा है, सब खनिज ही तो है ना। कोई भी कोयले का उदाहरण देते, कोयले की जगह आप और कोई भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो ये कोयला जब मनुष्य को पता नहीं था तभी तो जमीन में था आगे, समझ रहे मेरे कहने का मतलब। तो कोयला भी हमारी आवश्यकता ये पूर्ति करता है, क्योंकि इससे ऊर्जा उत्पादित, या पेट्रोलियम से, कोयले से, ये कौन सा खनिज है? ऊर्जा उत्पादित खनिज है, जीवाश्म ईंधन है। कौन सा ईंधन है ये? जीवाश्म ईंधन है। तो शुरू में मनुष्य को पता थोड़ी लग गया कि जमीन में कोयला भी है, लग गया था क्या? नहीं लगा। तो धीरे धीरे विज्ञान बड़ी शिक्षित हुए लोगों को पता लगा मशीनों के द्वारा कि जमीन में कोयला है, फिर कोयला क्या काम आता है। तो जमीन में था, पता नहीं था उस समय भी था। तो कोयला क्या एक संसाधन है, लेकिन संसाधन अब बन गया कभी, जब उसको हम काम में लेने लगे। तो जब काम में नहीं लेते तब भी कोयला जमीन में था, लेकिन वो एक टुकड़ा था किसका? चट्टान का। किसका? चट्टान का एक टुकड़ा था कोयला। तो उसको हम संसाधन नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? संसाधन नहीं कहेंगे। जैसे मान लो जमीन में पेट्रोल डीजल था, उसको हमने नहीं निकाला, तो उसको हम संसाधन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जमीन में है और उसको हम काम में नहीं ले रहे, समझो ना। फिर कोयले को जमीन से बाहर निकाला गया उत्खनन के द्वारा, फिर उसको हम काम में लेने लगे। जैसे पहले रेल चलती थी, कोयले चलती थी ना, ट्रेनें चलती थी, तो वो संसाधन बन गया। कब बना? जब वो मनुष्य के काम आने लग गया, समझे ना। तो उसी प्रकार मनुष्य है, उसको हम संसाधन नहीं कर सकते। कब तक? जब वो शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा उसको मानव के काम में लायक बनाया जाए, तो वो क्या हो गया? दूसरे काम आए, ठीक है, तो संसाधन हो जाएगा। तो उसका उदाहरण हो गया। अगली लाइन में लिखें, दूसरे संसाधनों की तरह ही, अगली लाइन से लिखेंगे, दूसरे संसाधनों की तरह ही। संसाधन से भी बताया मैंने, कोयला भी संसाधन है, पेट्रोलियम भी है, पेड़ पौधे भी है, सब जितने भी खनिज है जो मानव, पेड़ पौधे, मिट्टी, सब खनिज है। तो की तरह ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, जनसंख्या भी एक संसाधन है। यानी दूसरे संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है। संसाधन विशाल जनसंख्या का, संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। एक संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक, दो शब्द है, सकारात्मक एक नकारात्मक। तो कौन सा पहलू है? सकारात्मक पक्ष है। तो हम संसाधन के नीचे लाइन खींच लेंगे या इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। तो संसाधन एक सकारात्मक पहलू है। यानी जैसे अब मानव भारत की बात करें, भारत में जनसंख्या बढ़ गई तो जनसंख्या एक नकारात्मक पहलू हो गई। भाई जनसंख्या ज़्यादा, जैसे एक परिवार में मान लो 5 ही लोग रहते हैं और उसी परिवार में 10 बच्चे हैं, तो उसको पढ़ाई लिखाई, उसके कपड़े, उसका परवरिश करना काफ़ी कठिन हो जाता होता है ना। ये तो वही हाल देश का है। जैसे एक परिवार में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई पे भी उतना खर्च होगा, उनको खाने पीने के लिए ज़्यादा कमाना पड़ेगा, होगा कैसा। तो उसी प्रकार देश में जनसंख्या ज़्यादा, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा, तो उनको ज़्यादा हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे, ज़्यादा स्कूल खोलने पड़ेंगे, ऐसा है ना। तो लेकिन इसको हम नकारात्मक अर्थ में न लें, नेगेटिव न लें, उसको हमें किस में बदल दें? उसको संसाधन में, शिक्षा प्रशिक्षण के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा उनको संसाधन में बदल सकते हैं। तो उसको सकारात्मकता में ले हम उसको, ठीक है। तो ये हो गया मानव संसाधन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए यहाँ तक। संसाधन किसे कहते हैं? मानव ये संसाधन अलग आया, मानव संसाधन, ठीक है। तो संसाधन तो कौन सा हो गया? प्रकृति में या पर्यावरण में से प्राप्त हुए वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, क्या हो गया? संसाधन। मानव संसाधन अलग हो गया, ठीक है। ये एक अवधारणा है जो अर्थव्यवस्था के दायित्व की परिसंपत्ति से अधिक देखती है। अब अगले हेडिंग क्या डालेंगे? जनसंख्या। एक लाइन छोड़ के लिखिए, जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो देखो जनसंख्या क्या है? किसी एक ही स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंतराल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। जैसे मालूम शिखर की बात करें तो शिखर क्या है? एक निश्चित स्थान है कि नहीं?
राजस्थान में 33 जिले तो शिक्कर एक स्थान तो भाई यहाँ से यहाँ तक ही शिक्कर है। एक गांव है तो भाई ये गांव है तो ये गांव, एक गांव ये तो निश्चित जगह हुई कि नहीं हुई। तो एक निश्चित स्थान और निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? तो दो शब्द याद रखेंगे, निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंतराल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। क्या कहते हैं? जनसंख्या। निश्चित अंतराल मतलब 10 साल से जनगणना होती है। जनगणना कितने साल से होती है? 10 वर्षों से। ये भी याद रखना है। जैसे 91 में हुई, फिर 2001 में, अब 2011 में, 11 और 10 21 में, समझ गए? फिर 31 में से। तो निश्चित समय में, तो निश्चित समय कौन सा हो गया भारत में? 10 वर्ष। कौन सा हो गया? 10 वर्ष, क्योंकि भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष के बाद में होती है। ठीक है, तो निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंतराल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। ठीक है, तो ये परिभाषा भी याद होनी चाहिए आपको। तो लिखें, जनसंख्या से तात्पर्य, जनसंख्या की परिभाषा लिखनी है। जनसंख्या किसे कहते हैं? तो जनसंख्या से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान में, तो निश्चित शब्द को याद रखना है, किसी निश्चित स्थान में, किसी निश्चित स्थान में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित स्थान में, एक निश्चित समय में, निश्चित समय और निश्चित स्थान। ठीक है, एक निश्चित स्थान में, पहले ऐसा लिखे निश्चित स्थान में, फिर लिखें एक निश्चित समय में, इसी के आगे एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मैंने बताया स्थान, निश्चित तो स्थान और निश्चित समय में, तो समय कौन सा? 10 वर्ष। और एक स्थान मतलब जैसे हम शिक्कर का पढ़ रहे हैं तो शिक्कर एक स्थान हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान पढ़ रहे हैं भारत में तो राजस्थान एक स्थान हुआ कि नहीं हुआ? गांव पढ़ रहे तो गांव एक निश्चित स्थान हुआ कि नहीं हुआ? कि गांव उसकी एक सीमा होती है, होती कि नहीं होती? भाई यहाँ से यहाँ तक ये गाँव है, इसके बाद दूसरा गाँव आ गया। ये जिला है तो इतने क्षेत्रफल में जिला है तो उस जिले में रहने तो एक निश्चित स्थान हो गया। समझ रहे हो? चाहे वो गाँव हो, चाहे जिला हो, चाहे तहसील हो। ठीक है, तो निश्चित स्थान और निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या। क्या कहेंगे? जनसंख्या। तो ये जनसंख्या की परिभाषा हो गई। तो इसमें देखो आगे, तो परिभाषा के बाद में थोड़ा और लिखा देंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा ये। तो इसमें छोटे रूप में लिख लेते हैं हम। जनसंख्या के बारे में हम 3 परिभाषाएं पढ़ेंगे, तो इसमें एक लाइन छोड़ के लिखें आप। ये तो परिभाषा अलग हो जाएगी। जनसंख्या में एक लाइन छोड़ के लिखे, इसमें नीचे लिखें आप, भारतीय जनगणना। भारतीय जनगणना जैसे हमने बोला निश्चित समय 10 वर्ष के अंतराल से होती है, तो भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित, भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जानकारी हमें प्रदान करती है। जनगणना से हमें, भारत की जनगणना पढ़ रहे तो उसे से हमें भारत की जनसंख्या के बारे में पता चलता ना। फिर अगली लाइन में लिखी इसी में, जनसंख्या की परिभाषा में 3 प्रमुख बिंदुओं पर, जनसंख्या की परिभाषा में प्रमुख, जनसंख्या की परिभाषा में, तो परिभाषा नीचे लाइन खींच लेंगे, प्रमुख 3 बिंदुओं पर, तो 3 की नीचे लाइन खींच लेंगे, 3 बिंदुओं पर विचार करते हैं। 3 बिंदुओं पर विचार करते हैं। भाई जनसंख्या क्या है? जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या क्या है? उसमें 3 बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। जनसंख्या की परिभाषा को क्लियर करने, एक निश्चित समय अंतराल हो गया तो जनसंख्या का, इसमें हम पहला पढ़ेंगे जनसंख्या का आकार हो गया, उसका वितरण हो गया, उसका घनत्व हो गया। तो नंबर 1 लगा के लिखिए, इसमें 3 बिंदु में नंबर 1 लगा के लिखिए। नंबर 1 3 पढ़ेंगे ना, तो 3 की चला लिखिए ना आपने, तो लिखिए नंबर 1 जनसंख्या का आकार, वितरण व घनत्व, ये पॉइंट हो गया एक, इसको पढ़ेंगे ना हम।
जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन पढ़ेंगे, जनसंख्या गुण और विशेषता पढ़ेंगे, 3 पॉइंट है ना। तो उसको एक बार अलग अलग पढ़ लेंगे। तो पहले एक देखिए, देखो अब क्या है, जनसंख्या का आकार। अब जनसंख्या को समझने के लिए पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, जनसंख्या का आकार। समझ रहे हो, इन तीनों शब्दों समझो, आकार, वितरण और घनत्व। तो तीनों अलग अलग है। आकार मतलब कि भारत की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है। आकार मतलब ये हुआ कि जैसे ये आकार हो गया तो भारत की जनसंख्या कितनी बड़ी है, समझ रहे हो। तो इसमें तो पढ़ेंगे हमें जनसंख्या, आकार, घनत्व और वितरण है। तो इसमें जनसंख्या आकार, जैसे भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, कितनी है, 121 करोड़ हो गई भारत की जनसंख्या। 121 करोड़ मतलब 1 अरब 100 करोड़ का मतलब क्या हो गया, 1 अरब और 21 करोड़। अरब के नीचे कौन करोड़ ही आएगा ना। तो 121 करोड़, तो 100 का करोड़ का मतलब 1 अरब हो गया, 21 करोड़। 121 करोड़ शॉर्ट में लिखते हो ना। ये तो आकार यानी कुल जनसंख्या, समझ गए। दूसरा वितरण है। वितरण का मतलब क्या हो, जैसे हमने खनिजों में पढ़ा था, वितरण है, खनिजों का वितरण मतलब है कौन कौन से हिस्से में क्या क्या पाया, कौन सी जगह कौन सा खनिज पाया जाता है, समझ रहे हो। तो वितरण का मतलब है जैसे भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सबका वितरण बराबर है क्या, बराबर है क्या, नहीं हो सकता ना। जैसे राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की अलग होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी, सिक्किम की अलग होगी, गुजरात की अलग होगी। तो देश तो एक ही, जैसे भारत एक देश है, तो इसमें सभी भागों में क्या समान रूप से जनसंख्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, नहीं, अलग अलग। किसी राज्य की कम और किसी की ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा तो किसी की बहुत ही कम, ऐसे होता ना। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। तो यानी किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली जो जनसंख्या है, लोगों की संख्या, उसको क्या कहेंगे, वितरण। एक है घनत्व। घनत्व, घनत्व मतलब है जैसे राजस्थान का घनत्व अलग है, गांव का भी घनत्व निकाल सकते हैं हम, देश का भी, पूरे देश का घनत्व हो गया, भाई कितने क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं। जैसे कंपेयर करें तो हम उदाहरण के लिए देखो, घनत्व किसे कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, घनत्व। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में जो बिहार है वहाँ का घनत्व ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का कम है। राजस्थान की बात करें, हम आगे पढ़ेंगे, तो जयपुर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, जयपुर में, और सबसे कम कहाँ रहते हैं, जैसलमेर में। है तो राजस्थान ही, दोनों राजस्थान के जिले है ना। अब इसको समझिए, देखो उदाहरण से, घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जो जैसलमेर एक जिला है तो उसकी जमीन तो एक निश्चित क्षेत्र है ना भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसलमेर, ये जयपुर आ गया। जयपुर जिसमें गांव डानी, पूरा जिला की बात कर रहा हूँ, सिटी की नहीं, पूरा जिला, ठीक है। तो इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान के पढ़े तो राजस्थान, जयपुर का जिला, राजस्थान का जिला है जयपुर। तो जयपुर में कितने लोग रहते हैं, और इसमें तो इनका क्षेत्रफल भी कम ज्यादा है, जमीन भी कम ज्यादा है, ये तो हो सकता है, लेकिन लोग कितने रहते हैं, तो जयपुर में कम लोग रहते हैं। अब क्षेत्रफल से जमीन ज्यादा हो सकती है लेकिन आदमी कम ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां की जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, किसका, जनसंख्या में वहां की क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। देख रहे हो, जैसे राजस्थान की बात करें पूरे का, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 6 करोड़ 86 लाख। तो 6 करोड़ 86 लाख जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो घनत्व आ जाएगा, ठीक है। तो उसको घनत्व निकालें, किसी का ज्यादा किसी का कम, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को। जैसे हम जैसलमेर का घनत्व निकाल रहे हैं, तो जैसलमेर का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कि जैसलमेर की पूरी जमीन कितनी है, सिटी की नहीं, पूरा जहाँ तक गाँव डानी सब आ गया उसमें, समझ रहे हो ना। तो जितने दूरी में जैसलमेर फैला हुआ है तो वो क्षेत्रफल, फिर जैसलमेर में कितने लोग रहते हैं, पूरे जैसलमेर में तो कितने करोड़ लोग रहते हैं, 1 करोड़ 50 लाख 2 लाख जो भी हैं, तो उससे वो जनसंख्या हो गई। तो उस जनसंख्या में जमीन का भाग दे देंगे क्षेत्रफल का, समझ रहे हो। तो क्या आ जाएगा, घनत्व। ऐसे ही इसका निकाल लेंगे भाई जयपुर की जमीन तो कितनी है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, तो उसमें उसका भाग देंगे तो उत्तर आएगा, वो क्या हो जाएगा, घनत्व, समझ गए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं जनसंख्या घनत्व। तो इसमें परिभाषा पहला पढ़ेंगे हम, जनसंख्या का आकार, वितरण व
घनत्व। तो ये क्या होता है, तो इसका वर्णन करेंगे अब आगे। इसका वर्णन करें, विवरण चिन्ह लगाए। अब इसका वर्णन करेंगे हमें, विवरण चिन्ह लगाए इसमें। आकार वितरण व घनत्व में लिखिए आप व्यक्तियों की कुल संख्या, आकार का मतलब कुल संख्या, तो व्यक्तियों की कुल संख्या, कुल संख्या में कौन से, पुरुष और महिला सब आगे लिखाने की जरूरत नहीं है। तो कुल जनसंख्या तथा, कुल जनसंख्या तथा किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं तथा किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो आकार में मतलब ये मैंने बताया जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या आ जाएगी उस जहाँ का हम देख रहे हैं ना। जैसे राज्य का निकालें तो राज्य की कुल जनसंख्या, जिले का निकालें तो जिले की कुल जनसंख्या। और वितरण और घनत्व तो मतलब कौन सी जगह कौन कौन कितना पाया जाता है। तो वितरण मतलब अलग अलग जगह फैले हुए हैं, तो वितरण कहाँ का ज़्यादा कहाँ का कम, तो घनत्व तो मतलब उसका घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, तो दूसरे में किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की जो संख्या है ना, कितने जगह पे कितने लोग रहते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा लिखे जनसंख्या वृद्धि व जनसंख्या परिवर्तन, तीन परिवर्तन, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि व परिवर्तन, किसका परिवर्तन है, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि व जनसंख्या परिवर्तन। अब देखो जनसंख्या वृद्धि यानी 10 साल से जनगणना हो रही, तो जनसंख्या क्या होती है, वृद्धि होती है ना। जनसंख्या वृद्धि हो गया यानी जनसंख्या का 100 व्यक्तियों पर कितने, जनसंख्या वृद्धि दर यानी प्रति 100 लोगों पर कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, वो जनसंख्या वृद्धि दर हो गई। जनसंख्या परिवर्तन यानी किसी स्थान की जनसंख्या घट जाती है, किसी की बढ़ जाती है। अब बढ़ने के एक कारण है, एक तो जन्म के कारण बढ़ गई, मृत्यु दर के कारण मृत्यु से घट गई, ऐसा भी होता है। एक क्या होता है प्रवास के कारण, जैसे मान लो जयपुर जिला है, ये राजधानी है, कैपिटल है, तो लोग कमाने के लिए, उद्योग धंधों के लिए लोग गाँवों को छोड़कर शहरों में जाते हैं, तो वहाँ की जनसंख्या जहाँ से गए वहाँ की तो क्या हो जाएगी, कम। जैसे मान लो राजस्थान के, पूरे राजस्थान से, जैसे मान सीकर जिले के 10,000 व्यक्ति सीकर जिले को छोड़ के जयपुर में चले गए, ठीक है, शहर में या उसके जो भी जितने तहसील कहीं भी चले गए, तो वो 10,000 आदमी धरती पे तो है ही कि राजस्थान में जनसंख्या कुल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो घनत्व को बदल देंगे कैसे, जो 10,000 व्यक्ति सीकर से जयपुर चले गए, तो 10 तो है ही, वो खुद तो है, लेकिन वो सीकर से गए तो सीकर का घनत्व क्या हो गया, कमी हो गया ना, और वहाँ का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए ना, वो किसके द्वारा हुआ, प्रवास के कारण। किसके कारण है, प्रवास के कारण। जैसे काफ़ी लोग, जैसे मुंबई महानगर है, तो राजस्थान के कितने लाखों लोग मुंबई कमाने के लिए जाते हैं ना, तो राजस्थान का घनत्व वो कम कर रहे हैं, और वहाँ मुंबई का घनत्व क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया, तो वहाँ जुड़ेगा आगे। तो ऐसे, तो उसमें लिखिए आप, जनसंख्या रटना नहीं है, जनसंख्या का आकार, वितरण व घनत्व 3 पॉइंट याद रखने। आकार में कुल जनसंख्या, वितरण मतलब है कौन सी जगह कितने कितने लोग पाए जाते हैं, घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। फिर जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन यानी बदलाव। तो इसमें लिखिए आप, किसी स्थान पर जनसंख्या में, किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि में, तो निश्चित समय अवधि भारत में कौन सी है, 10 वर्ष। किसी निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में वृद्धि, किसी निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में वृद्धि तथा उसमें परिवर्तन, उसमें परिवर्तन वह कारण शामिल है, वह कारण शामिल है। किसी निश्चित समय अवधि में वहाँ की जनसंख्या वृद्धि, उसमें परिवर्तन वह कारण शामिल है। ठीक है, तो देखो जनसंख्या वृद्धि का पता कैसे चलता है, हमें जनसंख्या गणना से चलता है। तो निश्चित समय क्या हो गया, 10 वर्ष,
क्या हो गया, भारत में कितना हो गया 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी, किसे पता चलेगा, जनगणना से। किसे चलेगा, जनगणना से। क्या परिवर्तन हुआ, पहले कितनी थी 10 साल में, कितनी हो गई, पुरुष बढ़े महिला बढ़ी, क्या परिवर्तन हुआ, उसका कारण है जनसंख्या बढ़ी। गठी तो क्यों, गठी बढ़ी तो क्यों बढ़ी, किसी भी स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई, उसका कारण क्या था, भाई दूसरे लोग आकर भी तो रह सकते हैं ना, प्रवास के कारण बढ़ी, तो इसका कारण हमें जनसंख्या वृद्धि से चलता है। अब बढ़ेंगे उसकी गुण और विशेषता। तीसरा कौन सा है, गुण और विशेषता। तो जनसंख्या के गुण एवं विशेषता एक लाइन छोड़ के लिख ले, जनसंख्या के गुण व विशेषताएं। जनसंख्या के गुण व विशेषताएं, इसमें लिखें आप, इसमें व्यक्तियों की उम्रें, व्यक्तियों की उम्रें, फिर कोमा लगाएंगे लिंगानुपात, लिंगानुपात, फिर लिखेंगे साक्षरता स्तर, कोमा लिखेंगे साक्षरता स्तर, उम्रें, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, फिर कोमा लगाएंगे व्यवसायिक, अधवयगा व्यय या वैसायिक संरचना, व्यवसायिक संरचना, और स्वास्थ्य की अवस्था एवं स्वास्थ्य की अवस्था आदि, स्वास्थ्य की अवस्था आदि। अब देखो गुण में क्या पढ़ेंगे हमें कि जनसंख्या है तो उसके क्या गुण है, उसकी क्या विशेषता है। कि जैसे मान लो भारत की जनसंख्या है तो भारत में कितने प्रतिशत लोग तो जवान हैं, युवा हैं, कितने परसेंट लोग बूढ़े हैं जो काम नहीं, कितने कार्यशील, जो मान लो 60 से ऊपर हो गए तो 60 वालों को तो गवर्नमेंट ही रिटायरमेंट कर देती है, तो वो क्या संसद बन सकते हैं क्या, नहीं है ना। तो वो अकार्यशील हो गए, तो कार्यशील मतलब जो काम पे लग रहे हैं वो कार्यशील हो गए। कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो खुद शिक्षा ले रहे हैं, कि वो कार्यशील तो काम नहीं कर रहे, वो पढ़ाई का काम तो कर रहे लेकिन वित्तीय काम नहीं कर रहे वो। तो उम्र का पता चलता है उससे भी, कितने पूरे परिवार का बायोडाटा लिखा जाता है, भी कितने लोग रहते हैं एक परिवार में। जनगणना में से तो पूछते हैं ना, तो सरकारी टीचर आते हैं घर, कितने लोग रहते हैं उनकी उम्र लिखते हैं, कौन कितना काम कर रहा है, तो उससे पता चलता कितने उम्र के हैं। उसका लिंगानुपात पता चलेगा कि इस परिवार में कितने पुरुष है कितनी महिला है, तो ऐसा पूरे का निकाल लेंगे, पूरे जिले का, फिर जिले से 33 जिले का मिला के तो पूरा राजस्थान का हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं ना, समझ लो ना। एक गांव का हो गया, फिर गांव से मिलकर तहसील का, तहसील से जिले का, जिले से राजस्थान का, ऐसे होता है। तो लिंगानुपात हो गया भाई कितने पुरुष और कितनी महिला है उस राज्य में या जिले का, तो उस जिले में फिर एक साथ जोड़ देंगे उसको, ठीक है। क्या उम्र है, क्या लिंगानुपात, कितने पढ़े लिखे हैं, तो उसमें साक्षरता पूछी जाती है। क्या आपके परिवार में 5 लोग हैं तो कितने पढ़े लिखे हैं, ये भी पूछा जाता है, तो उससे उसका क्या पता चल गया, साक्षरता का। या कौन कौन किस काम में लग रहा है, ये भी पूछा जाता है। जैसे मैं हूं तो आप पूछेंगे परिवार में 5 लोग हैं, तो बता दिया भाई माता पिता तो ये क्या करते हैं, वे कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं, तो उसका लिख लिया उसमें, ठीक है। और कितने पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले का नाम लिख लिया, क्या कौन सी क्लास में वो लिख लिया। कोई मालूम मजदूरी का तो मजदूरी लिख लिया, कोई सरकारी नौकर है तो उसमें सरकारी नौकरी लिख लिया, तो उससे पता चलता है व्यवसाय संरचना। कोई मान लो स्कूल चला है तो स्कूल का लिख लिया, तो उससे पता, ये भी लास्ट में ये पता चल जाता है कि राजस्थान का निकाल तो राजस्थान में कितने लोग तो पढ़ रहे हैं, समझ गए, कितने लोग बूढ़े हैं, कितने लोग काम करें, कितने नहीं करें, कौन से लोग क्या क्या काम करें, समझ रहे हो। तो ये किस में आ जाएगा, गुण और विशेषता में। किस में आ जाएगा, गुण और विशेषता में। अब जो पार्ट बिल्कुल सरल भी है और इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। बिल्कुल सरल पार्ट है और आगे भी ये काम कंपटीशन क्लास में भी ये पार्ट काफ़ी काम आता है, क्योंकि इसमें 2011 के और पिछला 2001 के आंकड़े दिए गए हैं, उसका कंपेयर भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है ये, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक जानकारी थी मानव संसाधन के बारे में। तो अब देखो अगले दिन क्या पढ़ेंगे हम, भारत की जनसंख्या का आकार। अगले दिन क्या डालें,
भारत की जनसंख्या, किसकी? भारत की। फिर राजस्थान की पढ़ेंगे हम। भारत की जनसंख्या आकार, जनसंख्या का आकार व वितरण। अब देखो एग्जाम में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की जनसंख्या का आकार व वितरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक पूछा जाता है तो पहले समझ ले, राजस्थान की, या भारत की जगह राजस्थान कर दिया तो राजस्थान की जनसंख्या का आकार व वितरण का वर्णन कीजिए। अब भारत का पूछे तो हम, भारत तो राज्यों से मिलकर बना है, तो भारत में तो हम राज्यों के बारे में लिखेंगे। ठीक है, और राजस्थान में क्या है, राजस्थान किससे मिलकर बना है बताओ देंगे, जिलों से, तो इसमें जिलों का जिक्र करेंगे हम। समझ रहे हो? तो ये इसको जरूर पढ़ें, जल्दीबाजी में गलती न करें। भारत के आकार पूछा है या राजस्थान का, दो तरह के प्रश्न बनते हैं। तो हम पहले भारत के बारे में पढ़ेंगे तो कितना सरल है, समझना है कैसे। भारत की जनसंख्या का आकार व वितरण भी मैंने समझाया आपको। आकार का मतलब कुल जनसंख्या, आकार का मतलब है कुल जनसंख्या, नहीं भारत की कुल जनसंख्या कितनी है ये बता देंगे इसके उत्तर में। वितरण मतलब है एक तरह कौन से राज्य में, भारत तो राज्य लिखेंगे ना, तो कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या निवास करती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, से होगा आगे। और फिर उसका घनत्व बता देंगे, भाई इसका घनत्व पॉइंट इसका इतना है, इसका इतना है। ठीक है, अब राजस्थान का पूछ ले तो राजस्थान की कुल जनसंख्या बताएंगे हम, फिर कौन से जिले की है और कौन से जिले की कम है। अब इसमें दो पढ़ेंगे। देखो भारत पढ़ रहे हैं तो भारत में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो सबसे अधिक जनसंख्या पढ़ रहे हैं ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, एक क्या पढ़ लेंगे, सबसे कम वाला। समझ रहे हो क्या, समझ रहे होगे? ये बिल्कुल सरल है ये, लेकिन इसको हम गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम रटते हैं, समझते नहीं हैं। तो भारत पूछा है तो भारत में सबसे, एक बार तो भारत की जनसंख्या लिख देंगे कुल। ठीक है, उसका परसेंटेज लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे कि भारत में 29 राज्य है, तो भारत का ऐसा राज्य कौन सा जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो सबसे अधिक वाला कौन सा, और एक बार सबसे कम वाला। समझ गए? तो ये तो हो गया राज्य। अब राज्य दो प्रकार के हैं, एक तो कौन से, संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है ना, जैसे दिल्ली सा आता ना, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव, सुबह पुडुचेरी, चंडीगढ़ है कि नहीं साथ है, तो इनमें लिखेंगे संघ शासित प्रदेश हैं। तो उसमें एक बार सबसे अधिक और एक बार सबसे कम। आ गया समझ में है? भारत का ये ध्यान है, भारत की जनसंख्या तो एक बार तो भारत की कुल जनसंख्या लिख देंगे। ठीक है, फिर भारत में जैसे 29 राज्य हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की है, उस जनसंख्या के आंकड़े भी लिखेंगे हम। अगर आंकड़े याद करने की कोशिश करेंगे, उसको बार बार कहेंगे, भूल जाते हैं क्योंकि वो करोड़ों में कितना करोड़, इतने लाख, इतना। ठीक है, लेकिन राज्य का नाम तो याद होना ही चाहिए। सबसे, जैसे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, 2011 के आंकड़ों की नजर, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी, तो 2011 के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है और सबसे कम सिक्किम में है। फिर संघ शासित में आओ, 7 राज्यों में, संघ शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, दिल्ली की। किसकी है, दिल्ली की। और सबसे कम किसकी है, लक्षद्वीप की। किसकी है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप समुद्र के अंदर है लक्षद्वीप, उसमें। तो ये इसको इस प्रकार से याद करेंगे हम। एक बार कुल जनसंख्या भारत की उसका कितना परसेंटेज है वो निकालेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भाई कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या, कितना पॉइंट है उसका। फिर बाद में लिखेंगे एक बार कम का और एक बार ज्यादा का। फिर संघ शासित प्रदेश जो 7 है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, सबसे कम कहाँ रहती है। ये कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर ऐसे राज्य का निकाल लेंगे, राजस्थान की कुल जनसंख्या लिख देंगे, कितने क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या राजस्थान की, फिर सबसे ज्यादा कौन से जिले में रहती है, सबसे कम कौन से जिले में रहती है। समझ गए? तो राज्य में जिला लिख देंगे और भारत में राज्य लिख देंगे। ठीक है ना। तो इसमें लिखिए आप, इसमें लिखे जनसंख्या की दृष्टि से, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे ऐसा ना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद, जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद
दूसरा विशाल राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत, या भारत चीन के बाद, एक ही बात है ना, दूसरा बड़ा राज्य है, देश है। दूसरा बड़ा या विशाल एक ही बात है। दूसरा विशाल देश है या दूसरा विशाल राष्ट्र है या देश है, एक ही बात है ना। तो जो पहला नंबर कौन सा है जनसंख्या में, बताओ देखें, चीन का। किसका है? चीन का। और सेकंड नंबर पर भारत भी से दुनिया में दूसरे नंबर का देश है जनसंख्या में। ठीक है, तो ये मैं इसमें लिख देंगे क्योंकि भारत की जनसंख्या पढ़ रहे हैं ना। फिर अगली लाइन में लिखेंगे, दूसरी लाइन में ना, तो इसमें लिख लिया गया तथा तीसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, चौथे पर यानी स्थान, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें स्थान पर ब्राजील, पांचवें स्थान पर ब्राजील, वह छठवें पर पाकिस्तान, वह छठवें पर पाकिस्तान। ऐसे 10 तक है तो आप यहाँ तक ही लिखेंगे, वह छठवें स्थान पर पाकिस्तान है। ये जानकारी के लिए लिख लिया हमने क्योंकि इसमें किताब में सारणी दी गई 10 तक। ठीक है, 10 में जापान आ जाएगा। तो कुल जनसंख्या में भारत का कौन सा दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, ये तो हमें विशेष याद होना ही चाहिए। अब देखो उसकी जनसंख्या लिखेंगे, अगली लाइन में लिखें 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी मैंने बताया ना 2011 के आंकड़े पढ़ेंगे हम, एक बार सबसे कम और एक बार सबसे ज्यादा, यानी कुल जनसंख्या आकार का मतलब है कुल जनसंख्या पढ़ेंगे, फिर कौन से राज्य की कितनी है, सबसे कम और एक बार सबसे ज्यादा। तो जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121,01 93,422। ठीक है, कोष्ट में लिख लेंगे 121 करोड़। इतने आंकड़े याद नहीं रहे तो शॉर्ट में लिख लेंगे 121 करोड़ है। 121,01 93,422 शॉर्ट में लिख लेंगे, 121 करोड़ भी लिख सकते हैं हम इसको, अनुमान लगभग है ना 121 करोड़, ऊपर और है ना लाखों में, तो 121 करोड़ मतलब 1 अरब 21 करोड़ है। तो इसका आकार हो गया ना कुल जनसंख्या। ठीक है, तो ये भारत का है, तो दुनिया में कितना परसेंट है तो वो भी लिखेंगे। 121 करोड़ जनसंख्या हो गई, तो दुनिया की कुल जनसंख्या है, जैसे हमने पढ़ा चीन के बाद में दूसरा है, तो दुनिया की टोटल जो जनसंख्या है, ठीक है, 7 अरब के लगभग। तो उसमें भारत का स्थान कितना परसेंटेज निकालिए हम तो कितना आएगा। तो इसमें आगे लिखें जनसंख्या है जो विश्व की कुल जनसंख्या का, आगे लिखे इसी में, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% है। ये याद रखेंगे, परसेंटेज आपको याद रखना है, 17.3% है, 17.3% है, 17.3% है, यानी 121 करोड़ है। तो संसार से यानी विश्व से उसकी तुलना करें तो भारत की 121 करोड़ जनसंख्या का परसेंटेज कितना आता है 17.3। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि बार भारत की विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, परसेंट पूछा ना, प्रतिशत। तो 2011 के अनुसार कितना 17.3। ठीक है, 17.3 ये याद रखेंगे आप, 17.3। ये छोटा प्रश्न भी बनता है यहाँ पर, तो ये बड़े में तो लिखना ही हमें। अब देखो ये हो गया, अगली लाइन में लिखें भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल अगली लाइन से लिखेंगे ना उस पॉइंट बना के, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल लिखाते तो वर्ग लगाएंगे ना। तो भारत का क्षेत्रफल यानी जमीन, क्षेत्रफल यानी जमीन, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है।
आगे इसमें लिख देंगे जो विश्व के कुल स्थलीय भाग का, जो विश्व के हैं तो विश्व के नीचे लाइन खींचेंगे, ऊपर भी खींचेंगे, यहाँ भी खींचेंगे, जो विश्व के कुल स्थलीय भाग का 2.4% है, 2.4% है, 2.4% है। तो विश्व के नीचे लाइन खींचेंगे, ये विश्व की तुलना करें भारत है, तो भारत की तुलना किससे करेंगे, दुनिया से तो करेंगे ना, समझ रहे हो। यहाँ पर भारत है तो भारत एक संसार का एक देश है, तो भारत का क्षेत्र, भारत की जमीन कितनी है, तो 7 महाद्वीप है ना, तो 7 महाद्वीप में भारत एशिया महाद्वीप में है, तो भारत के पास कितनी जमीन है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो दुनिया में जितनी भी जमीन है 7 महाद्वीपों की मिलाकर, तो उसका परसेंटेज निकालें तो भारत के पास कितना परसेंटेज है। एशिया की बात नहीं करें, हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत के पास कितनी जमीन है, 2.4%। ठीक है, तो विश्व के नीचे लाइन खींच लेंगे, विश्व से हम कंपेयर करें तो विश्व की कितनी परसेंट, 2.4। और दुनिया की भारत में कितनी, 121 करोड़ जनसंख्या तो भारत की है, और दुनिया की कुल जनसंख्या है कि ये 7 अरब के लगभग है, तो 7 अरब में भारत का परसेंटेज कितना है, 17.3। परसेंटेज कितने में से निकालते हैं हम, 100 में से, 100 में से निकालते हैं ना, तो जनसंख्या में तो कितना परसेंट है भारत का, 17.3% जनसंख्या भारत में निवास करती है दुनिया की। ठीक है, और भारत के पास जमीन कितनी है, 7 महाद्वीपों को मिलाते उसमें भारत के पास कितना हिस्सा है, 32,87,263। तो इसका परसेंटेज निकाले कि दुनिया की कुल तो जमीन है, स्थलीय भाग है, उसका भारत के पास कितना है, 2.4। तो इसको वहाँ याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग, क्षेत्रफल कितना है भारत के पास, यानी जमीन, क्षेत्रफल जमीन में होती है ना 2.4, और जनसंख्या का परसेंट पूछे तो 17.3%। ठीक है, अब देखो आगे इसमें लिखें तीसरी लाइन से, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, भी मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश। कौन सा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश या राज्य, लिखें राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। फिर कोष्टक में लिखें कितनी जनसंख्या है, 19, 95, 81, 477, 19, 95 यानी 19 करोड़ 95 लाख। तो कोष्टक में आप 19 लाख लगभग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो 19 तो आपको याद ही होना चाहिए, 19, 95, 81, 477 है, लास्ट में बंद करके कोष्टक बंद करके लिखेंगे है, समझ गए। तो सबसे अधिक ये तो याद होना ही चाहिए, और लगभग 19, 95, तो 19.95। ठीक है, इसमें करोड़ में ऐसा भी लिख सकते हैं आगे, लगभग है ना करोड़, तो यानी 19 तो करोड़ हो जाएंगे, 95 क्या हो जाएंगे, लाख, क्या हो जाएंगे, लाख। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है, इसका परसेंटेज भी दिया है। जो देश की कुल, इसी में जनसंख्या का, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.49% है, तो उत्तर प्रदेश के नीचे लाइन खींचेंगे और सबसे अधिक के नीचे। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश में, तो 19.95 करोड़ के लगभग। तो अब भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का राज्य ही तो ना एक, तो ये जो 19 करोड़ 95 लाख जनसंख्या है, तो भारत में इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये तो 17.3 तो किस तरह दुनिया का परसेंटेज था, तो भारत से निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 16.49। ये भी याद रखना है आपको, ये तो याद करना है, ये तो 1995 लगभग लिख देंगे, 19 करोड़ भी लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पूरा आंकड़ा याद होना चाहिए आपको, 16.49। ठीक है, तो अधिक, फिर अगली लाइन से लिखे, इसी में लिखना है ना, जबकि ये तो अधिक हो गया ना, जबकि सबसे कम जनसंख्या, एक बार ज्यादा एक बार कम लिखना है, ये बताया था मैंने आपको, जबकि सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, जबकि सबसे कम के नीचे लाइन खींच लेंगे, सबसे अधिक के नीचे भी लाइन खींचेंगे, सिक्किम
सिक्किम जो हिमालय पर्वत का एक में बसा हुआ एक राज्य है भारत का, नेपाल और भूटान के बीच में, ठीक है, सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, फिर कोष्टक में लिख देंगे कितनी है 607 688 से याद रख लेंगे 607 688 607 688, ठीक है। यानी 6 लाख हो गए ना, सही हो ना, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 6,07,688। तो 607 688 ऐसे याद रख लेंगे। अब देखो वहाँ तो कितनी थी 20 करोड़ के लगभग, यहाँ 6 लाख ही है, यहाँ करोड़ और यहाँ लाख ही है, कितना जमीन आसमान फर्क हो गया ना। तो सबसे कम सिक्किम में, फिर कोष्टक में लिख देंगे जनसंख्या है। जो देश की कुल जनसंख्या का परसेंट कितना 0.05% है। जो देश की कुल जनसंख्या का 0.05% है, जो देश की कुल जनसंख्या का 0.05% है, यानी देश में इस लाख का परसेंटेज निकालें तो देखो यहाँ परसेंटेज से पता लगता है उत्तर प्रदेश का परसेंटेज कितना था भारत में 16.49, यहाँ 0 है, मतलब 1% भी नहीं है, यहाँ 19% है। वो आगे वाले देखो 4 9 और आ रहा है, यहाँ पर 0 है, मतलब 1% भी नहीं है, 0.5 है। तो कितना अंतर हो गया, खूब हो गया ना, क्योंकि यहाँ 19.95 करोड़ है और यहाँ पर केवल क्या है, लाख ही है, ठीक है ना। तो रटना नहीं, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ये याद रखना, ये कितना परसेंटेज, सबसे अधिक कौन सा उत्तर प्रदेश, सबसे कम कौन सा सिक्किम, याद हो जाएगा। ये तो कौन सा था, पूर्ण राज्य, अब केंद्र शासित भी है, तो वो भी हम लिख लें इसमें, अगली लाइन से लिखेंगे। अब इसमें लिखे आगे, केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेश कितना है 7, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली, सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली, फिर क्वेश्चन में लिखें 1.67 करोड़, 1.67 करोड़, सर्वाधिक या सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली 1.67 करोड़ दिल्ली में निवास करती है। कोष्टक बंद करें, दिल्ली में निवास करती है। ये कौन सा लिखाया मैंने, संघ शासित प्रदेश या केंद्र से, उसके नीचे लाइन खींच लेंगे। यूपी और सिक्किम तो कौन सा है, पूर्ण राज्य। अब 7 राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, दिल्ली में। कहाँ रहती है, दिल्ली में। जबकि सबसे कम है, जबकि अगली किसमें, जबकि सबसे कम है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कितनी जनसंख्या है 64,429, 64,429, 64,429 में निवास करती, जो भी आपको आगे जुड़ रहा ना, निवास करती है। तो देखो, तो एक बार राज्य में उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, वो दूसरा सिक्किम में, इसमें सिक्किम हो गया, उसमें दिल्ली। 7 राज्य में सबसे ज्यादा कहाँ है, जैसे 29 राज्यों में तो सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में। फिर भारत में 7 राज्य कौन से हैं, केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, दिल्ली में 1.67 करोड़, और सबसे कम क्या है, लक्षद्वीप में, जिसमें 64,429, यानी 64,429 मात्र। इसमें 1 करोड़ है और इसमें 64,000 ही हैं। इसमें थोड़ा सा और है, तो 5 राज्य हैं, तो इसको आप कंप्लीट ही कर लें, तो फिर अगले आगे बढ़ा देंगे फिर, है ना।
तो अगली लाइन से स्टार्ट करें। भारत की लगभग आधी जनसंख्या, भारत की लगभग, एक पैराग्राफ भी बचा है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या, जनसंख्या 5 राज्यों, तो 5 के नीचे लाइन खींच लेंगे, 5 राज्यों, और 5 राज्यों के नाम 5 के नीचे लाइन खींचेंगे, पहले 5 राज्यों, फिर नाम लिखें। उत्तर प्रदेश अभी पढ़ा हमने सबसे ज्यादा था, वो तो लिखेंगे हम, उत्तर प्रदेश। फिर दूसरे नंबर पे लिखे कोमा लगा के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल है ना, बंगाल और पश्चिम बंगाल, तो बंगाल व आंध्र प्रदेश, बंगाल व बिहार, 5 हो गया ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में निवास करती है, में निवास करती है, यानी 5 राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या, महाराष्ट्र, और कौन सा, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश में निवास करती है। तो ये तो भारत का हो गया। अंतिम लाइन लिख ले राजस्थान के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल के नीचे लाइन खींच लेंगे, या राजस्थान के नीचे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबको पता है। जमीन में सबसे ज्यादा कौन है बड़ा, राजस्थान। जबकि क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान, राजस्थान का इसलिए राजस्थान का क्षेत्रफल में राजस्थान का 8वां स्थान है। क्षेत्रफल में जनसंख्या में राजस्थान का 8वां स्थान है। तो 8 के नीचे लाइन खींच ले, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। क्षेत्रफल जमीन 29 राज्यों सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, राजस्थान के पास। और ऐसा पूछ ले कि जनसंख्या में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, 6वां, 7वां, 8वां, कौन सा है, 8वां। ये प्रश्न भी पूछा, क्योंकि क्षेत्रफल सबको याद रहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ये प्रश्न सब थोड़ा इतना से पूछ लिया, जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो वहां लगभग आधे बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं, उत्तर गलत तो आता ही नहीं है। तो ये तो जो याद है वो तो उसको क्या याद कर, सबको याद, जो नहीं याद है वो ज्यादा याद करना आपको, ठीक है। तो क्षेत्रफल में पहला स्थान है और जनसंख्या में 8वां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत पहला तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है ना, और राजस्थान का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। तो आज हमने भारत की जनसंख्या और आकार वितरण को कंप्लीट कर लिया है, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।